नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और युवाओं पर केंद्रित हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो इसके एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि हम कोरोना से जूझ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो दूसरी लहर जिसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और करीब करीब 2 दर्जन राज्यों को भारत के बहुत ख़राब तरीके से हिट किया, एक सुनामी आई कोरोना की, और जिसके दर्द और जिसकी तकलीफ़ें अभी भी हमारे चेहरे पर हैं, हमारे शरीर पर हैं। हम आगे बढ़े इसको लेकर, लेकिन एक सुनामी ये भी रही कि बीते 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जब वो युवा जो अपने बेहतर करियर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो युवा जिन्होंने बहुत महंगी फीस देकर और अपने टैलेंट का प्रदर्शन करके देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने आगे बढ़ने का। और इस सुनामी ने कोरोना की उनको भी बुरी तरह हिट किया है। और ये एक ऐसी सुनामी है जिसने सपनों को रौंदा है। और इन स्थितियों में इन युवाओं की क्या अपेक्षा है सरकार से, खुद से, अपने आप से? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो अपने को संभाल पा रहे हैं और क्या उनको पेरेंट्स का, सोसाइटी का, टीचर्स का, उनके सिबलिंग्स का, उनके भाई बहनों का क्या पूरा सपोर्ट मिल रहा है? कई बड़े सवाल हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ चमकते हुए युवाओं के साथ इसी पर बात करें जिनके सपनों को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह चोट लगी है, लेकिन वो युवा ही क्या जो चोट के आगे झुक जाए। तो उम्मीद करेंगे कि कुछ बेहतर प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं इन युवाओं से और एक जल्दी से छोटा सा एक इंट्रोडक्शन का हिस्सा हम लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिम्पल हरचंदानी है भोपाल से हमारे साथ। डिम्पल, जल्दी से अपने बारे में बता दीजिए। My name is Dimple and I am working with Mumbai based company and recently I switched to Bangalore based company. मेरा नाम नयन तारा है। मैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में बालाजी लॉ कॉलेज में 4th ईयर BLLB की छात्रा हूँ। मैं चलता हूँ शालिनी की तरफ, जबलपुर से हमारे साथ हैं। शालिनी, जल्दी से अपने बारे में बता दीजिए। जी जी नमस्कार, मैं शालिनी अहिरवार जबलपुर से हूँ और मैंने BA किया हुआ है संगीत से। अभी मैं अपने संगीत के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कुछ अगर हुआ तो हम आपसे गुनगुनाने का एक आग्रह ज़रूर करेंगे। अपर्णा गुप्ता ग्वालियर से। अपर्णा, अपने बारे में जल्दी से बता दीजिए। जी जी नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा गुप्ता है एंड मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मैंने BBA कंप्लीट किया हुआ है एंड आगे मैं अपना MBA से HR से कोशिश करती हूँ करने की। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। निशी शर्मा, बताइए जल्दी से। जी, इंदौर से। जी नमस्कार, मैं निशी शर्मा हूँ इंदौर से और मैं अभी जर्नलिज्म की एक छात्र हूँ जो कि मैं सेज यूनिवर्सिटी से अपना MA कंप्लीट कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले नयन तारा, मैं आपकी एक छोटी रिएक्शन लेकर शुद्ध हिंदी में आगे बढ़ूंगा। मुझे ये बताइए कि ये समय, आप तो अपने कॉलेज पहुंच गई पुणे, भोपाल से हैं आप, लेकिन भोपाल से पुणे तक का ये सफ़र, और पुणे एक ऐसा शहर जो बहुत बुरी तरह महाराष्ट्र के दूसरी लहर में प्रभावित रहा। भोपाल भी पुणे जितना नहीं, लेकिन भोपाल भी काफ़ी प्रभावित रहा। ऐसे में मानसिक संतुलन तो आपने बहुत अच्छे से कायम रखा ही है। आपकी हंसी बता रही है कि आपकी विल पावर बड़ी मजबूत है। डिम्पल की मुस्कुराहट भी बता रही है। बाकी साथी भी मुझे नर्वस नहीं लग रहे हैं। लेकिन आप किस तरह देखती हैं इस कठिन समय को, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन भी है? जी देखिए, फर्क तो पड़ा है क्योंकि जो ऑनलाइन टीचिंग में जो इफेक्टिवनेस, क्या बोल सकते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिवनेस बिल्कुल ठीक जितना है था जी ऑफलाइन अगर होता तो उससे भी ज्यादा होता। मतलब हम लोग का एक डिसिप्लिन होता था कि हमारा शेड्यूल भी, हम जैसे सुबह 1.5 घंटे 2 घंटे पहले उठा करते थे, फिर हम लोग अपना नियमित रूप से नाश्ता करके तैयार होके और फिर हम कॉलेज की तरफ एक समय लेके कि इस अंतराल के दौरान हम पहुंचेंगे, फिर हम वो जो नियमितता थी वो खत्म होती जा रही है। उसके अलावा काफी शिक्षण जितने भी संगठन है
मैं देख रही हूँ कि कई इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रहे हैं कि वो बच्चों को मजबूर कर रहे हैं पूरी फीस देने के लिए। मतलब शिक्षण तो हमें नैतिकता और शिष्टाचार सिखाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है नैतिकता का, कि इस मौके पर क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सवाल इक्वली वो कह सकते हैं कि हमारी तरफ भी झुकता है। घर हमारा भी है, चूल्हा हमारा भी है, परिवार हमारा भी है, लेकिन सर मोरालिटी भी एक बड़ी चीज़ है, और जो झुक जाए वो नैतिकता क्या है। बहरहाल मैं अपर्णा से एक छोटी रिएक्शन लेना चाहूँगा। अपर्णा, आप क्या महसूस करती हैं इस वक्त में? युवाओं के अपने सपने हैं, उन्होंने देखा कि उन्हें ऐसे आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है, करियर को बनाना है। आपने क्या फील किया, और क्या इस कठिन समय में आपने पाया कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके टीचर्स आपके साथ खड़े थे? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मतलब जो मैं पर्सनली सोचती हूँ, वो ये था कि मेरी स्टडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बिकॉज जो ऑनलाइन स्टडीज़ रहती हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, और जैसे हमारा जो शेड्यूल्ड होता है, जैसे कि बोला, शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और फैमिली मेम्बर्स की यही थी कि उनको लगता था कि हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है कि वो चीज़, वो डेडिकेशन वो नहीं आता जो हमारा ऑफलाइन स्टडीज़ में आता है। एक डिसिप्लिन जो सबसे बड़ा मैटर है, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज़, मतलब अभी मैं जो पर्सनली देखती हूँ कि नहीं, आज के स्टूडेंट्स क्लासेस भी ठीक से नहीं ले रहे हैं। तो इसका एक, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है और एजुकेशन लेवल बहुत गिरता जा रहा है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले युद्ध पे। डिम्पल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ऑनलाइन मीडियम हमारे लिए नया रहा, इसीलिए हम वर्चुअल और रियल इसमें काफ़ी उलझे? क्योंकि हम शायद द वेस्ट की तरह, पश्चिम की तरह ऑनलाइन मीडियम से बहुत फेमिलियर नहीं रहे, क्योंकि जो हमें पश्चिम का अनुभव बताता है कि ये कोई गया गुजरा मीडियम नहीं है, और ये भी एजुकेट करने का या संवाद करने का, बात करने का बहुत अच्छा मीडियम है। लेकिन हमारी आदत है कि हम प्रत्यक्ष टीचर से शिक्षा लेते हैं, उनको देखते हैं, महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है ये एक रीजन है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बहस में पिछड़े थोड़ा सा? मैं ये बोलना चाहूंगी कि सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जरूर एक टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। टीचर्स जो थे वो भी टेक्नोलॉजिकली चैलेंज थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। तो पिछले लॉकडाउन में अगर आपने देखा हो तो काफी टीचरों ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, और इस चक्कर से काफी अब्यूसिव चीजें भी बाहर आई कि बच्चे टीचर्स को गालियां दे रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ऑनलाइन टर्म्स में। बट एक ये अच्छी चीज भी थी कि बच्चों की पढ़ाई इससे स्टॉप नहीं हुई। बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू थी, ऑनलाइन बेस से भी बच्चे पढ़ाई कर पा रहे थे, और ऐसा नहीं था कि ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो पाएगी। अगर आप एजुकेशन, अगर आप ये भी देखें, पढ़ाई के अलावा भी अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर देखेंगे तो प्रोफेशनलिज्म एक चक्कर से खत्म हो चुका है कि लड़कियां जो है वैसे 8 बजे तक काम खत्म कर लेती थी, अब 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक उनसे काम करवाया जा रहा है, क्योंकि वो घर पर हैं। बिल्कुल सही। पर ये एक प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा सवाल है। शालिनी, आप यहाँ पेरेंट्स की भूमिका को कैसे देखती हैं? क्या वो ताने, वो कटाक्ष, वो व्यंग अभी भी पेरेंट्स की तरफ से आए, जो हमने 3 इडियट्स में देखे हैं कि क्या करोगे, अब तो कोरोना का बहाना आ गया, अब क्या करोगे? पहले ही सुबह 8 बजे उठते थे, अब तो कह रहे हो सेमेस्टर पीछे हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन है। या पेरेंट्स ने अपनी रियल या वास्तविक या मोरल जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो निभाई? क्या कहेंगी आप, किस तरह देखती हैं इसको? जी सर, जिस तरह से मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं जी। तो जो पहली प्रॉब्लम पेरेंट्स को लेकर हो रही थी वो ये कि वो मोटिवेटेड तो थे, वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सामने से एक रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा था। वो जैसे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बोल सकते हैं कि वो फीस पे कर रहे थे स्कूल में, वो चाह रहे थे कि हाँ हम स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी अब, लेकिन हो ये रहा था कि सर्वर डाउन हो जा रहा था, तो कभी क्लासेस अधूरी रह जा रही थी, कभी बच्चे जिनको मम्मी पापा वाली भूमिका पर जवाब नहीं दिया, जिन्हें बहुत प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता। जी
जी, तो उस वजह से जो हो रहा था कि बच्चे जो नर्वस हो रहे थे घर पर बैठकर, उनके जो सवाल थे वो टीचर से तो वो कर नहीं पा रहे थे, और जो पेरेंट्स हैं वो उनको वो सही तरह से वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ से भी एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, क्योंकि वो उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे। वो तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हाँ बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी दिक्कत है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा है और एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो कनेक्शन है वो तो सिर्फ एक शिक्षक से ही हो पाता है। तो कई तरह के पेरेंट्स जो है मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, और वो जितनी भी भरपूर कोशिशें होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। निशी, मुझे ये बताइए कि इस मौके पर जबकि युवा दुविधा में है कि मेरी परीक्षा तो आ गई, अब ये ऑनलाइन हो रही है या असेसमेंट की प्रणाली बदल गई है इस बार, या जो भी तरीका है, आप सिस्टम से, सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, या आप युवाओं के बीच जो बात होती है कि आपका जो नुकसान हुआ है बीते 1 साल से ज्यादा वक्त में, उसको कंपनसेट कैसे किया जा सकता है? जी, अपन ने ऑनलाइन एग्जाम का बोलते हैं तो उसमें युवाएं जो रहेंगे वो सिक्योर रहेंगे, बट ऑनलाइन एग्जाम में ये रहेगा कि वो लोग चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं, तो पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, डिग्री तो आपको यूं ही मिल रही है। पर अगर ऑफलाइन एग्जाम होगी तो इंसान पढ़ेगा, बच्चा पढ़कर एग्जाम देगा, तो जो डिग्री रहेगी उसकी वैल्यू भी तो बनेगी थोड़ी बहुत। ऑनलाइन एग्जाम की क्या वैल्यू रहेगी? सबको पता रहेगा कि इन्होंने पढ़ा है, चीट करी और फिर एग्जाम दिया। आपने एक शब्द बोला, डिग्री की वैल्यू तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत। क्या डिग्री की कोई बहुत अधिक वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ? बिल्कुल सच्चाई से बताइएगा। नो 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 मॉडरेट थिंग्स। नहीं, डिग्री की वैल्यू तो है नहीं, पहले के टाइम पे डिग्री की वैल्यू रहती थी ना। अब जैसे 10th और 12th को सरकार ने पास कर दिया, रद्द कर दिया एग्जाम्स, तो इन फ्यूचर वो लोग अगर अपने रिजल्ट्स लेकर जाएंगे, अगर डॉक्टर अपने रिजल्ट लेकर जाएगा तो वो उनको यूं बोला जाएगा ना, अच्छा आपने उस ईयर में पास किया, उस टाइम तो रद्द हो गई थी आपके एग्जाम्स, तो क्या रहा उसका रिजल्ट का वैल्यू? क्योंकि सबको पता है कि सरकार ने पास किया था। अगर अभी मैं एग्जाम दूंगी, मेरा 4th सेम का एग्जाम होता है जिससे मास कम्युनिकेशन का, तो वो ऑनलाइन होगा, तो मेरे सबको फ्यूचर्स में पता रहेगा कि अच्छा उस 2021 में तो सबने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं, या सरकार ने पास कर दिया गया, तो इन्होंने पढ़ा क्या, इन्होंने सीखा क्या उस चीज से? नयनतारा, आप किस तरह देखती हैं आखिर इस पूरे, आपने देखा होगा अपने एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे शैक्षणिक तंत्र के सिस्टम में, आपको क्या लगा कि कोरोना के बाद क्या परिवर्तन या क्या बदलाव हमें करने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा डेवलपमेंट 0 पॉइंट समथिंग के करीब था, उसमें बढ़ावा आया है, इजाफा हुआ है। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि रही बात एग्जाम्स की और ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने की, हम लोग, मतलब मैं खुद ये बता सकती हूँ कि मेरे दादा दादी जो हमारे साथ बचपन से रह रहे हैं, अभी क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरे चाचा के बच्चे अभी भी स्कूलिंग करते हैं, उनको ऑनलाइन मतलब फोन चलाना, एक तरीके से मैं ये कहूंगी कि मेरे दादा दादी को उनके पोते पोती से अवसर मिल रहा है कि वो टेक्नोलॉजी सीखे। हाँ जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, रही बात एग्जाम्स की, डिग्री की तो वैल्यू है, हमेशा रही, लेकिन जिस तरीके से अभी मेरी एक दोस्त ने कहा कि चीटिंग करके या इसी तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं तो उनका कोई मूल नहीं जी। लेकिन सर, मैंने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का अभी मई में पेपर दिया, ऐसा नहीं है कि कोई भी नियम नहीं लागू हुए हैं, प्रॉक्टोर्ड मोड में बकायदा पेपर हुए थे हमारी परीक्षाएं प्रॉक्टोर्ड मोड में हुई थी, और काफी सारे केसेस भी आए हैं, काफी सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें अनुशासनहीन लोगों को सूचित भी किया गया है, और उनको विधि द्वारा स्थापित जो भी नियम है उसके अनुसार उनको पनिशमेंट भी दी जा रही है जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, की वैल्यू हमेशा जी। डिम्पल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस सवाल को मैं बहुत मुद्दे से टटोलना चाह रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या हमारा जो युवा है वो इन सारे विषयों पर तंत्र से कम्युनिकेशन करना चाहता है या करता है? वो अपने दोस्तों को तो खूब सारी चैटिंग इन्वॉल्वमेंट उसका होता है, लेकिन क्या वो प्राइम मिनिस्टर को कोई मेल भेजता है,
या उनके ट्विटर हैंडल पर अपने कुछ सुझाव पोस्ट करता है, और ऐसे सुझाव एक दो नहीं होने चाहिए। सावित्रीबाई फुले में पढ़ रही हैं नयनतारा, तो कॉलेज के 60% छात्र छात्राओं को भेजना चाहिए प्राइम मिनिस्टर या रिस्पेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर को अपने सुझाव। क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये हो तो नहीं रहा है जितना मुझे पता है। होना चाहिए, क्योंकि कुछ नॉर्म्स वगैरह फॉलो होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे हैं। जस्ट इसी चक्कर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप खुद देखें, जो मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी कि जो ऑनलाइन स्टडीज के चक्कर में बच्चे जो फेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इशू जो फेस कर रहे हैं, अब जाके वो लोग उनको यूज टू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है आगे भी सिचुएशन ऐसी ही होने वाली है। 2-3 साल सिचुएशन लॉकडाउन की और कोरोना के चक्कर में वैसे ही रहने वाली है। तो कुछ लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हमारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होने वाली है, और कुछ लोगों ने इससे डेल्ट करना सीख लिया है। मुझे ये लगता है। तो इसकी वजह क्या है डिम्पल? इसकी वजह क्या आप लोग नाउमीद हैं तंत्र से? माफ कीजिएगा, मैं बहुत सीधे पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके मेल या ट्विटर हैंडल पर आपकी जो प्रतिक्रिया आप भेजेंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको? क्योंकि आपको भी पता है सर कि हर एक चीज को कितनी बार भी भेजो, जिस चीज की जो चीज एक्चुअल में जो वो होती है ना, क्या कह सकते हैं सर, गहराई वाली चीज होती है, उसी बात की वजह को सुना जाता है। और अगर एक ही चीज को बार बार बोला जाए तो प्रशासन उसे सुनता नहीं है, उसे नेग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को भी वो लोग इग्नोर ही कर देंगे, उसको एम्फसाइज या सुनी नहीं जाएगी इस बात। ये मुझे लगता है आप लोग मेलर्स पे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिला जाएगा। जी, एक निष्कर्ष पे तो मैं ये पहुंचा हूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो 12th के हमारे अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं देश के, यहाँ से एक युवाओं का जनमत लिया जाना चाहिए, या एक सेलेक्टेड युवाओं का जो अपनी बात और अच्छे से कह पाएँ। अब कैसे ये प्रक्रिया होगी, ये विद्वान लोग तय करें, कि वो ये बताएं कि कैसे हम युवाओं के हिसाब से अपना एजुकेशन का सिस्टम पोस्ट कोविड तैयार करें। शालिनी, आप क्या जोड़ेंगी इसमें? सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कई तरह की जब परेशानियाँ आती हैं तो हम सीख जाते हैं कि हमें इसके साथ कैसे डील करना है। लगभग हमें 1.5 साल होने जा रहा है, हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो जिस तरह का तंत्र है भारत में, कहीं ना कहीं तो एक जो परिस्थिति का एक कुछ सुझाव आ जाने चाहिए थे, कुछ हल निकल जाना चाहिए था। मैं क्विक रिएक्शन अपर्णा का भी ले लेता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं शालिनी लौटूंगा आपकी तरफ। अपर्णा, आप किस तरह देखती हैं इसी सवाल को जो मैंने शालिनी से पूछा, आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। जी बताइए। जी, तो मैं आपकी बात से पहले बहुत सहमत हूँ। बिकॉज क्या है कि काफ़ी सारी मैं किसी को टारगेट करके कोई बात नहीं बोलूंगी यहाँ पर। क्यों? मैं बस क्या सर, मैडम पॉलिटिक्स है क्या ये? ट्विटर हैंडल्स पे मेल्स ट्वीट क्यों नहीं बोलेंगी खुलकर? आप खुलकर बोलिए, कार्यक्रम का नाम ही है बोलो मुंह तो खोलो। जी तो मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं डर कर नहीं बोल रही हूँ, बस मेरा टारगेट नहीं कर रही हूँ। बस मैं एक बात बोल रही हूँ कि जैसे तंत्र है, चाहे अभी का है चाहे बात का पहले का था, कोई भी बात जहाँ पे स्टूडेंट से लेकर के हो, कोई भी बात इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है। जैसे कि आपने बोला कि युवा, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पड़ा है। बिकॉज क्या है, जैसे 12th का अभी एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो जो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से खुश नहीं है, क्योंकि जो 12th क्लास का छात्र है उसको आगे जाकर अपना कंपटीशन फेस करना है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली उसने 12th क्लास में पढ़ाई क्या करी है, ड्यू टू क्योंकि लास्ट टाइम क्योंकि वो यूज टू नहीं थे टेक्नोलॉजी के लिए। अब मैं एक बात से सहमत हूँ कि हाँ, बच्चे यूज टू हो गए हैं, कहीं ना कहीं मैं भी हो गई हूँ, बट मैंने जो चैलेंजेस फेस किए थे जब मैं 2nd ईयर में थी, जब ऑनलाइन हुआ था सब कुछ, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। और दूसरा मैं बात करती हूँ उन छात्रों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता जो शायद ऑनलाइन क्लासेस ले भी नहीं पा रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं पूरी इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिधर 40% रूरल एरियाज में इंटरनेट है, बाकी तो 10 to 20% ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन छात्रों का क्या? उन छात्रों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उन छात्रों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वैक्सीनेटेड करा करके एग्ज़ाम तो ज़रूर कंडक्ट कराना चाहिए। बिकॉज जैसे कि जिधर
कैपेसिटी कम कर सकते हैं, शिफ्ट बदल सकते हैं, सेट्स बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि आप मतलब ये नहीं है कि बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, बस मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बोलूँ तो इंडिया में 80 भी नहीं 50% स्टूडेंट्स ऐसे बता सकती हूँ जो ऑनलाइन स्टडीज़ के रूप से मतलब स्टडीज़ के रूप से ले ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो अपना फ़ोन ऑन कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। तो इससे उनकी स्टडीज़ पे, उनकी चीज़ों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। और जो एग्ज़ाम्स का मैटर जैसे मेरा है, अब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ओपन बुक एग्ज़ाम हो गए हैं, तो ओपन बुक एग्ज़ाम का फिर कोई डिग्री की वैल्यू है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे मेरी छोटी बहन है, उसने भी 10th पास क्या करा, वो तो पास हो गया। तो अब उससे आगे कभी भी चैलेंजेस आएंगे तो वो कंपेरिजन होता है ना एक बच्चों में, तो उसे ये चीज़ बोली जाएगी कि अरे वो तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे इसलिए तो अच्छे नंबरों से पास होगी। तो उसकी वैल्यू तो होगी, बट उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी जितनी होनी चाहिए एक्चुअली में। बिकॉज आपको भी पता है कि 10th और 12th का एग्ज़ाम रिजल्ट होता है, उसकी काफ़ी बच्चों के अंदर काफी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हमारे अच्छी परसेंटेज हैं, तो आप अच्छे वाले को भी बिल्कुल अपर्णा इक्वली जज किया जाएगा। और ये ग्वालियर की अपर्णा एक्सप्रेस थी जो अपना इंतजार कर रही थी। गलती मेरी ही थी, मैं देर से उनके पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने समय का पूरा इस्तेमाल किया और बीच में जो भी गाड़ी कुछ स्टेशंस पर लेट हुई थी उन्होंने स्पीड पिकअप करके अपनी तमाम बातें कह दी। वाह अपर्णा, शुक्रिया आपका। कंक्लूड करूंगा नयनतारा की तरफ आकर मैं। नयनतारा, मुझे बहुत 30-40 सेकंड में बताइए कि युवाओं पर मानसिक दबाव कितना था? सबसे पहला तो उनके माता पिता पर दबाव और उन पर दबाव था पूरी फीस देने का, और अगर ना दी गई तो एग्जाम फॉर्म ना भरने देने का। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो भले ही सरकार ने हमको छूट दी थी कि 75% अटेंडेंस ना हो तो भी चलेगा, पर फिर भी कई ऐसे सहपाठी थे जिनके जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ इंटरनेट वहाँ नेटवर्क ही नहीं रहता कि वो इस्तेमाल कर पाए फोन या 4G या 5G एंड्रॉइड फोन, जिससे कि उनका कनेक्शन टूट गया पढ़ाई से। इसके अलावा अगर किसी के यहाँ कनेक्शन भी है तो क्या बोल सकते, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ स्टडी मटेरियल नहीं था। तो काफी सारे रीजन रहे। मैं यूनिवर्सिटी जाके आई हूँ, वहां पे भी काफी सारे बच्चों ने अपनी कंप्लेंट्स डाली हुई थी। इंटरनेट नहीं है, फूड फैसिलिटी नहीं है, बुक्स नहीं है, सैंपल पेपर्स नहीं है, क्योंकि पहली बार MCQ मोड में पेपर लिया जा रहा है और अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल पेपर देते आए हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं, घटनाएं रही हैं। जी जी जी। चलिए, वक्त और होता तो हम और डिटेल में जाते, लेकिन अभी तो हमने शुरुआत की है। आगे और कुछ एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे कि इस विषय के अलग अलग डायमेंशंस को भी समझने की कोशिश करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह आपके सजेशंस, आपके सुझाव, आपके विचार ये बताते हैं कि जिस तरह हम कोविड से मजबूती से लड़े हैं, नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन इस देश का युवा, आप सबके चेहरे देखकर मुझे लगता है कि हम काफ़ी आश्वस्ति भाव, मन में कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि युवा अच्छे से लड़ के निपट के आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे दीजिए इजाज़त। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और युवाओं से जुड़े विषय को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए।